असम के कई गांव हर साल बाढ़ के नाम से डरते हैं, लेकिन कुछ साल ऐसे होते हैं जो सिर्फ डर नहीं, पूरी जिंदगी बदल देते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे गांवों में पानी सिर्फ खेतों में नहीं घुसता, वो लोगों के सपनों, उनकी मेहनत और उनके भविष्य को भी अपने साथ बहा ले जाता है। जून का महीना आते ही यहाँ के किसान धान की बुआई की तैयारी करते हैं, क्योंकि नवंबर तक अच्छी फसल की उम्मीद होती है। यही उम्मीद पीढ़ियों से इन इलाकों की रीढ़ रही है। दुबरी जिले के एक किसान दुबा भी इन्हीं लोगों में से एक है। उनके परिवार का जीवन खेती पर टिका हुआ था। हर साल का पैटर्न लगभग एक जैसा रहता था। मानसून आता, नदी भरती, खेतों को पानी मिलता और फसल तैयार होती। लेकिन साल 2017 में यह सिलसिला अचानक टूट गया। उस साल आई बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे राजनीति, रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय तनाव की एक लंबी कहानी छुपी हुई थी। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे चीन में यारलुंग जांगबो कहा जाता है, सिर्फ एक नदी नहीं है, ये करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। ये नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है और अपने साथ पानी, मिट्टी और जीवन लेकर चलती है। लेकिन जब इस नदी के ऊपर किसी एक देश का नियंत्रण बढ़ने लगता है, तो इसका असर नीचे बसे देशों पर सीधा पड़ता है। 2017 में जब डोकलाम घाटी में भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा, उसी समय एक और चुपचाप लेकिन खतरनाक फैसला लिया गया। चीन ने भारत के साथ ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ा वाटर लेवल डेटा साझा करना बंद कर दिया। ये डेटा भारत के लिए बेहद अहम था, क्योंकि इसी के आधार पर बाढ़ की पूर्व चेतावनी दी जाती थी। जब ये जानकारी मिलनी बंद हुई, भारत पूरी तरह तैयार नहीं था। नतीजा ये हुआ कि असम और आसपास के इलाकों में अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। सैकड़ों लोगों की जान गई, लाखों लोग बेघर हो गए और दुबा जैसे किसानों की पूरी जिंदगी एक झटके में उजड़ गई। खेत बह गए, घर गिर गए और जो बचा वो सिर्फ अनिश्चित भविष्य था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। असल कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। ये कहानी शुरू होती है तिब्बती पठार से, जिसे अक्सर अर्थ्स थर्ड पोल कहा जाता है। ये इलाका भले ही जनसंख्या के लिहाज से लगभग खाली हो, लेकिन रणनीतिक रूप से ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। यहाँ हजारों ग्लेशियर मौजूद है, जो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े मीठे पानी के भंडार को संभाले हुए हैं। एशिया की कई सबसे बड़ी नदियां यहीं से निकलती हैं। यांगत्से, येलो रिवर, मेकोंग, इंडस और ब्रह्मपुत्र। यानी जो देश इस इलाके को नियंत्रित करता है, उसके हाथ में एशिया की जल सुरक्षा की चाबी होती है। ब्रह्मपुत्र नदी की यात्रा तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से शुरू होती है। ये करीब 1000 किलोमीटर तक चीन में बहती है, फिर नामचा बरवा पर्वत के पास एक नाटकीय मोड़ लेती है। यहीं से ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर असम के मैदानों में फैल जाती है। आगे चलकर यही नदी बांग्लादेश की जीवन रेखा बनती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। ये नदी जितनी उपयोगी है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। इसके पानी से खेत उपजाऊ होते हैं, लेकिन जब ये बेकाबू होती है, तो वही पानी विनाश का कारण बन जाता है। और अब इस नदी के सामने एक ऐसा खतरा खड़ा है, जो सिर्फ प्राकृतिक नहीं, बल्कि पूरी तरह मानव निर्मित है। चीन पिछले कई दशकों से इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग में रिकॉर्ड तोड़ता आया है। डैम बनाने के मामले में तो चीन ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। अभी तक चीन में 87,000 से ज्यादा डैम बन चुके हैं, जो मिलकर सैकड़ों गीगावाट बिजली पैदा करते हैं। अब तक चीन ने अपने देश के अंदर की लगभग सभी बड़ी नदियों पर डैम बना लिए हैं और अब उसकी नजर अंतर्राष्ट्रीय नदियों पर है। ब्रह्मपुत्र नदी इस रणनीति का सबसे बड़ा निशाना बन चुकी है। पिछले 10 वर्षों में चीन ने इस नदी पर कई बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। डागू, ग्याचा, जिया और जांगमू जैसे डैम पहले ही बन चुके हैं और आने वाले वर्षों में कई और डैम बनाने की योजना है। लेकिन इन सब के बीच एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो बाकी सबको छोटा साबित कर देता है। ये प्रोजेक्ट ब्रह्मपुत्र के ग्रेट बेंड इलाके में प्रस्तावित है। एक ऐसा इलाका जहां नदी अचानक तेजी से नीचे गिरती है और दुनिया की सबसे गहरी घाटियों में से एक बनाती है। यहाँ ऊंचाई में 2000 मीटर से भी ज्यादा की गिरावट है, जो इसे हाइड्रो पावर के लिए बेहद आकर्षक बनाती है। चीन यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम बनाने की तैयारी में है। इतना बड़ा कि ये 3 गॉर्जेस डैम को भी पीछे छोड़ सकता है। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ, तो ये अकेला ही 60 गीगावाट से ज्यादा बिजली पैदा कर सकता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि चीन ये कर सकता है या नहीं। असली सवाल ये है कि इसका असर नीचे बसे देशों पर क्या पड़ेगा। ग्रेट बेंड के इलाके में जो प्रोजेक्ट चीन प्लान कर रहा है, वो सिर्फ साइज में बड़ा नहीं है, बल्कि अपनी जटिलता और खतरों की वजह से भी पूरी दुनिया का ध्यान खींचता है। ये इलाका इतना दूर दराज और दुर्गम है
कि कुछ साल पहले तक यहां तक पहुंचने के लिए कोई ढंग की सड़क तक मौजूद नहीं थी। पहाड़, गहरी घाटियां, तेज बहती नदी और बेहद पतली आबादी, इन सब के बीच इतना विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना अपने आप में एक इंजीनियरिंग चैलेंज है। चीन के सामने यहाँ दो रास्ते हैं। पहला तरीका यह है कि नदी के पूरे ग्रेट गॉर्ज इलाके में कई डैम एक के बाद एक बनाए जाए, यानी एक कैस्केड सिस्टम। इससे धीरे धीरे पानी को कंट्रोल किया जा सकता है और बिजली पैदा की जा सकती है। लेकिन ये तरीका पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। ये इलाका बायोडाइवर्सिटी से भरपूर है। यहाँ दुर्लभ वनस्पतियां और जानवर पाए जाते हैं। कई डैम बनने का मतलब है पूरे इकोसिस्टम का टूट जाना। दूसरा तरीका, जो ज्यादा संभावित माना जा रहा है, वो और भी ज्यादा साहसी है। इसके तहत नामचा बरवा पहाड़ के आर पार एक विशाल टनल खोदी जाएगी। इस टनल के जरिए नदी के ऊपरी हिस्से का पानी सीधे निचले हिस्से में ले जाया जाएगा, जहां टरबाइन लगाए जाएंगे। ऊंचाई में भारी अंतर होने की वजह से पानी की स्पीड बेहद तेज होगी और इससे जबरदस्त मात्रा में बिजली पैदा की जा सकेगी। सुनने में ये तकनीकी कमाल लगता है, लेकिन इसके पीछे छुपा रिस्क बहुत बड़ा है। ये पूरा क्षेत्र टेक्टोनिक प्लेट्स के जंक्शन पर स्थित है, यानी यहाँ भूकंप आना कोई असामान्य बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि 1950 में इसी इलाके के पास 8.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में गिना जाता है। उस एक झटके ने असम में तबाही मचा दी थी। नदियों का रास्ता बदल गया, पहाड़ खिसक गए और हजारों लोग प्रभावित हुए। 1901 के बाद से अब तक इस पूरे क्षेत्र में 4000 से ज्यादा भूकंप दर्ज किए जा चुके हैं, जिनकी तीव्रता 4.5 से ऊपर रही है। ऐसे जोन में अगर इतना बड़ा डैम और लंबी टनल बनाई जाती है, तो किसी बड़े भूकंप की स्थिति में उसका असर सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रहेगा। अगर डैम को नुकसान पहुंचता है या अचानक पानी छोड़ा जाता है, तो नीचे बसे भारतीय इलाकों में कुछ ही घंटों में फ्लैश फ्लड आ सकता है। अरुणाचल प्रदेश और असम जैसे राज्य, जो पहले ही बाढ़ के लिए संवेदनशील है, पूरी तरह असहाय हो सकते हैं। यहाँ न तो इतना समय होगा कि लोग निकल सके, न ही प्रशासन के पास तैयारी का मौका। यही वजह है कि भारत इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक थ्रेट के तौर पर देखता है। एक और अहम बात यह है कि ये सारे डैम भारत की सीमा से बेहद नजदीक बनाए जा रहे हैं। कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अरुणाचल प्रदेश से सिर्फ कुछ दर्जन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जब इतने पास इतने बड़े वाटर कंट्रोल स्ट्रक्चर खड़े किए जाते हैं, तो ये मानना मुश्किल हो जाता है कि इसका मकसद सिर्फ बिजली पैदा करना है। असल समस्या पानी के कंट्रोल की है। जब नदी ऊपर से नियंत्रित होती है, तो नीचे के देशों की निर्भरता बढ़ जाती है। चीन चाहे तो धीरे धीरे पानी रोक सकता है, जिससे भारत और बांग्लादेश में सूखे जैसी स्थिति बन सकती है, और चाहे तो अचानक भारी मात्रा में पानी छोड़ सकता है, जिससे बाढ़ का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये कंट्रोल अपने आप में एक जियोपॉलिटिकल हथियार बन जाता है। असम के लोग पहले से ही कुछ अजीब बदलाव महसूस कर रहे हैं। कई जगहों पर ब्रह्मपुत्र के पानी में गहरे रंग का मटेरियल दिखाई देने की शिकायतें आई हैं, जो सीमेंट जैसा लगता है। कुछ छोटी नदियां और सहायक नदियां असामान्य रूप से सूखती भी देखी गई है। हालांकि इन बातों का कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है, लेकिन शंकाएं गहराती जा रही है। भारत सिर्फ आशंकाओं के भरोसे नहीं बैठा है। पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी वाटर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी पर तेजी से काम शुरू किया है। खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नए डैम, रिजर्वॉयर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। सरकार ने कई स्टेट एंड हाइड्रो पावर कंपनियों को बड़े प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। इनका मकसद सिर्फ बिजली पैदा करना नहीं है, बल्कि पानी के फ्लो को रेगुलेट करना भी है, ताकि अगर ऊपर से पानी कम आए या अचानक ज्यादा आए, तो उसका असर कम किया जा सके। लेकिन ये समाधान पूरी तरह आसान नहीं है। जब भारत अपने हिस्से में ज्यादा डैम बनाता है, तो नदी के निचले हिस्से यानी बांग्लादेश पर इसका असर पड़ता है। बांग्लादेश पहले ही लोलाइन कंट्री है, जहां थोड़ी सी अतिरिक्त बारिश या पानी भी बड़े इलाके को डुबो सकती है। यानी ब्रह्मपुत्र सिर्फ भारत चीन का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसमें बांग्लादेश भी बराबर का स्टेक होल्डर है। फिर भी एक राहत की बात यह है कि ब्रह्मपुत्र पूरी तरह चीन पर निर्भर नहीं है। कुल पानी का लगभग आधा हिस्सा तिब्बत से आता है, लेकिन बाकी हिस्सा भारत, भूटान और बांग्लादेश की सहायक नदियों से मिलता है। ये ट्रिब्यूटरीज नदी को जिंदा रखती है और पूरी तरह सूखने से बचाती है। लेकिन इसके बावजूद अगर ऊपर से कंट्रोल बहुत ज्यादा हो जाए, तो बैलेंस बिगड़ सकता है। यहीं से ये मुद्दा सिर्फ एनवायरनमेंट या डेवलपमेंट का नहीं रह जाता, बल्कि पूरी तरह जियोपॉलिटिक्स का बन जाता है, जहां पानी शक्ति बन जाता है। जब पानी किसी देश की सीमा पार करता है, तो वो सिर्फ एक प्राकृतिक संसाधन नहीं रह जाता, बल्कि धीरे धीरे पावर और पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाता है।
ब्रह्मपुत्र नदी इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनती जा रही है। भारत और चीन के बीच पहले से ही बॉर्डर को लेकर तनाव रहा है, लेकिन अब इस रिश्ते में एक और संवेदनशील लेयर जुड़ चुकी है, वाटर सिक्योरिटी। चीन जिस तरह से अपने ऊपरी इलाकों में ब्रह्मपुत्र पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, वो भारत के लिए सिर्फ एनवायरमेंटल चिंता नहीं है, ये सीधे सीधे नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन चुका है। क्योंकि अगर किसी देश के पास ये ताकत हो कि वो जरूरत पड़ने पर पानी रोके या अचानक छोड़ दे, तो वो बिना गोली चलाए भी दूसरे देश पर दबाव बना सकता है। यही वजह है कि भारत ब्रह्मपुत्र को लेकर हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रख रहा है। सैटेलाइट इमेजरी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए भारत लगातार जानकारी इकट्ठा कर रहा है। लेकिन इस पूरी स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इंटरनेशनल लॉ इस मामले में बहुत मजबूत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय नदियों को लेकर कोई सख्त और बाध्यकारी कानून नहीं है जो किसी देश को ऊपर से नदी का पानी कंट्रोल करने से पूरी तरह रोक सके। कुछ गाइडलाइंस और समझौते जरूर हैं, लेकिन वो ज्यादातर स्वैच्छिक होते हैं। चीन इन समझौतों का हिस्सा नहीं है या फिर उन्हें अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है। 2017 का वाटर डेटा शेयरिंग रोकना इसी का उदाहरण है। उस एक फैसले ने दिखा दिया कि जब हालात बिगड़ते हैं तो भरोसे की जगह रणनीति ले लेती है। भारत के लिए ये एक वेकअप कॉल थी कि सिर्फ डिप्लोमेसी पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। इसी के बाद भारत ने नॉर्थ ईस्ट में अपनी स्ट्रैटेजी को तेज किया। अरुणाचल प्रदेश और असम में कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक किया गया। इन प्रोजेक्ट्स का मकसद सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन नहीं है, बल्कि फ्लड कंट्रोल और वाटर स्टोरेज भी है, ताकि अगर ऊपर से पानी अचानक बढ़े या घटे तो भारत के पास खुद का बफर सिस्टम हो। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का भूगोल खुद बहुत नाजुक है। पहाड़ी इलाका, भारी बारिश और भूकंपीय जोन, ये सब मिलकर किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को रिस्की बना देते हैं। यानी भारत को भी वही चुनौतियां झेलनी पड़ रही हैं जो चीन के सामने है। इस पूरे मामले में बांग्लादेश की स्थिति और भी ज्यादा संवेदनशील है। ब्रह्मपुत्र का आखिरी हिस्सा बांग्लादेश से होकर गुजरता है और वहां के लाखों लोग सीधे तौर पर नदी पर निर्भर हैं। थोड़े से बदलाव का असर भी वहां बहुत बड़ा हो सकता है। ज्यादा पानी आया तो बाढ़, कम आया तो खेती पर असर। इसलिए भारत और बांग्लादेश के बीच कोऑर्डिनेशन भी बेहद जरूरी हो जाता है। दोनों देशों को मिलकर ये समझना होगा कि अगर ऊपर से प्रेशर बढ़ता है तो नीचे के देशों को कैसे खुद को बचाना है। ये सिर्फ दो देशों का नहीं, बल्कि पूरे रीजन की स्टेबिलिटी का सवाल है। चीन की तरफ से आधिकारिक तौर पर हमेशा यही कहा जाता है कि ये डैम रन ऑफ द रिवर है, यानी इनमें बड़े पैमाने पर पानी स्टोर नहीं किया जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतने बड़े स्ट्रक्चर का कुछ न कुछ असर नीचे जरूर पड़ेगा। और जब डैम इतने संवेदनशील इलाके में हो तो ट्रांसपेरेंसी और भरोसा सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। समस्या ये है कि भरोसे की कमी है। भारत चीन रिश्तों में पिछले कुछ वर्षों में जो घटनाएं हुई हैं, डोकलाम, गलवान और लगातार बॉर्डर पर तनाव, इन सब ने शक को और गहरा कर दिया है। ऐसे माहौल में कोई भी देश दूसरे के इरादों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता। यही कारण है कि ब्रह्मपुत्र अब सिर्फ एक नदी नहीं रही, ये एक स्ट्रैटेजिक असेट बन चुकी है। जिस देश के पास इसका कंट्रोल होगा उसके पास रीजनल इन्फ्लुएंस भी होगा। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स खुद चीन के लिए भी आसान नहीं है। टेक्निकल चैलेंजेस, एनवायरमेंटल विरोध, भूकंप का खतरा और भारी लागत, ये सब फैक्टर इस प्रोजेक्ट को धीमा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कभी बड़ा हादसा होता है तो उसका असर चीन की इंटरनेशनल इमेज पर भी पड़ेगा। इसलिए यह कहना कि चीन बिना किसी रुकावट के सब कुछ कंट्रोल कर लेगा पूरी तरह सही नहीं होगा। फिर भी रिस्क बना रहता है। आखिर में सवाल ये नहीं है कि डैम बनेगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या पानी को सहयोग का साधन बनाया जाएगा या दबाव का हथियार। क्या ब्रह्मपुत्र देशों को जोड़ने वाली नदी बनेगी या तनाव की एक और वजह? इसका जवाब आने वाले सालों में मिलेगा। ब्रह्मपुत्र नदी की कहानी सिर्फ बीते हुए हादसों या मौजूदा प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आने वाले दशकों की दिशा तय करने वाली कहानी बन चुकी है। ये नदी बताती है कि भविष्य की लड़ाइयां जमीन या बॉर्डर के लिए नहीं, बल्कि पानी जैसे संसाधनों के लिए लड़ी जाएंगी। और यही वजह है कि ब्रह्मपुत्र आज एशिया की सबसे संवेदनशील नदियों में गिनी जाने लगी है। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो साफ समझ आता है कि चीन और भारत दोनों ही अपने अपने नजरिए से काम कर रहे हैं। चीन के लिए तिब्बती पठार एनर्जी सिक्योरिटी और डेवलपमेंट का बड़ा सोर्स है। उसकी बढ़ती आबादी, इंडस्ट्री और शहरों को भारी मात्रा में बिजली चाहिए, और हाइड्रो पावर उसे क्लीन और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन लगता है। वही भारत के लिए ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं है,
बल्कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लाइफलाइन है। असम, अरुणाचल प्रदेश और आसपास के राज्यों की खेती, फिशरी, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की जिंदगी इसी नदी के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे में ऊपर की तरफ होने वाला हर बदलाव नीचे असंतुलन पैदा करता है। यहाँ सबसे अहम सवाल भरोसे का है। अगर चीन और भारत के बीच ट्रस्ट मजबूत होता तो वाटर डेटा शेयरिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम और जॉइंट मॉनिटरिंग जैसे मैकेनिज्म आसानी से काम कर सकते थे। लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा होना मुश्किल लगता है। बॉर्डर टेंशन, मिलिट्री स्टैंड ऑफ और पॉलिटिकल राइवलरी ने हर टेक्निकल मुद्दे को भी स्ट्रैटेजिक बना दिया है। इसी वजह से भारत अब सिर्फ रिएक्टिव नहीं रहना चाहता, बल्कि प्रीएम्प्टिव स्ट्रैटेजी अपना रहा है। सैटेलाइट मॉनिटरिंग, अपने डैम्स और रिजर्वॉयर और लोकल फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब उसी दिशा में उठाए गए कदम है। मकसद ये है कि अगर ऊपर से किसी भी तरह का झटका आए तो उसका असर कम से कम हो। लेकिन ये भी सच है कि प्रकृति पूरी तरह किसी के कंट्रोल में नहीं आती। ब्रह्मपुत्र जैसी नदी, जो ग्लेशियर, बारिश और दर्जनों सहायक नदियों से बनती है, उसे पूरी तरह रोकना या मोड़ना आसान नहीं है। क्लाइमेट चेंज इस पूरी तस्वीर को और जटिल बना देता है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, मानसून अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट इफेक्ट्स एक साथ काम करें तो रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। बांग्लादेश इस पूरी कहानी का सबसे नाजुक हिस्सा है। वहां के लिए ब्रह्मपुत्र का हर उतार चढ़ाव सीधा जीवन और मौत से जुड़ा होता है। भारत अगर अपनी सुरक्षा के लिए ज्यादा स्टोरेज करता है या चीन ऊपर से फ्लो बदलता है तो सबसे पहले असर बांग्लादेश पर पड़ता है। यही वजह है कि आने वाले समय में रीजनल कोऑपरेशन बेहद जरूरी होगा। एक और पहलू है लोकल लोगों की आवाज। डैम और मेगा प्रोजेक्ट्स अक्सर बड़े पैमाने पर प्लान किए जाते हैं, लेकिन उनका असर सबसे ज्यादा उन लोगों पर पड़ता है जो नदी के किनारे रहते हैं। चाहे वो तिब्बत का इलाका हो, अरुणाचल के गांव हो या असम के किसान, इनकी जिंदगी सीधे नदी से जुड़ी है। अगर डिस्प्लेसमेंट, फ्लड या सूखे का खतरा बढ़ता है तो उसका सामाजिक असर बहुत गहरा होता है। इसलिए ब्रह्मपुत्र का भविष्य सिर्फ सरकारें तय नहीं कर सकती। इसमें साइंटिस्ट्स, एनवायरनमेंट एक्सपर्ट्स, लोकल कम्युनिटीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सबकी भूमिका बनती है। भविष्य के दो रास्ते साफ दिखते हैं। एक रास्ता यह है कि पानी को पावर के टूल की तरह इस्तेमाल किया जाए, जहां हर देश अपने फायदे के लिए कंट्रोल बढ़ाता जाए। इससे अस्थिरता बढ़ेगी, अविश्वास गहरा होगा और छोटी छोटी घटनाएं भी बड़े संकट में बदल सकती हैं। दूसरा रास्ता सहयोग का है, जहां डेटा शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी और जॉइंट मैनेजमेंट के जरिए रिस्क को कम किया जाए। यह रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन लंबे समय में यही टिकाऊ समाधान है। ब्रह्मपुत्र ये याद दिलाती है कि नदियां बॉर्डर नहीं पहचानती। वे पहाड़ों से निकलती हैं, मैदानों से गुजरती हैं और समुद्र में मिल जाती है। रास्ते में वे सभ्यताएं बनाती है, लेकिन अगर गलत तरीके से संभाली जाए तो वही सभ्यताओं को डुबो भी सकती है। आखिर में सवाल ये नहीं है कि कौन कितना बड़ा डैम बनाएगा। असली सवाल यह है कि क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचेगा या नहीं। क्या ब्रह्मपुत्र जीवन की धारा बनी रहेगी या टकराव की वजह? इसका जवाब आज लिए गए फैसलों में छुपा है। अगर आपको ऐसे डीप एक्सप्लेनेशन वाले जियोपॉलिटिक्स, इंडिया चाइना रिलेशन और करंट अफेयर्स पर वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे भी ऐसी ही जरूरी और अनकही कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।